हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर हमारा जो स्टैटिक्स बुक चल रही थी उसके अंदर वर्चुअल वर्क कंप्लीट हो चुका था। उसमें क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवा चुकी थी। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज जो नया चैप्टर है हमारा सेकंड यूनिट के अंदर, ठीक है, वो है फोर्सेज इन 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन फोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं हम। फोर्सेज इन 3 डायमेंशन, आज हम 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस काम आएंगे। ठीक है, फोर्सेज इन 3 डायमेंशन। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ एक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। सबसे पहले इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है मूवमेंट ऑफ कपल की। मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है, या इसको बोल देते हैं बल युग्म। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पर अगर कोई फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको उस फोर्स को कोई फोर्स अगर इस तरीके से ऊपर की ओर काम कर रहा है तो उस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स और काम करेगा, जो कि ये अगर वो बोल रहा है कि अगर ये F1 फोर्स है तो ये माइनस का F1 फोर्स होगा जो कि इस बॉडी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी AB है इस तरीके से। तो उस फोर्स को इक्वल मतलब संतुलन में लाने के लिए तो हमें एक फोर्स जो होता है बॉडी के दूसरी साइड पे कहीं भी लग सकता है। बॉडी के दूसरी साइड पे एक फोर्स लगता है, वो हम ले लेते हैं कि माइनस का F1 है जो कि इस बॉडी को संतुलित अवस्था में रख रहा है। तो इस तरीके से जो बॉडी होगी या जो भी इन दोनों जो दोनों फोर्सेस है इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं? मूवमेंट ऑफ कपल बोल देते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या बोल देते हैं? F1 क्या है? हमारा मूवमेंट ऑफ कपल है जो कि एक ही बॉडी के ऊपर दो काम कर रहे हैं बल और वो बॉडी को संतुलन की अवस्था में रख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि मूवमेंट ऑफ अ कपल क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। वो भी सेम ही चीज होती है, वो होता है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। मतलब एक रेखा के परिध बल। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? एक रेखा के परिध बल का आघूर्ण निकालना होता है। तो बल का आघूर्ण निकालना, तो ये रेखा हमारी AB है, इसके परिध हमें बल का आघूर्ण निकालना, तो बल लगाना पड़ेगा। एक बल F1 और एक माइनस का F1 लगा हुआ है, तो इसका बल आघूर्ण निकालना। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए मैंने आपको स्टार्ट में जब मैंने करवाया था ये चैप्टर, मतलब जो ये बुक शुरू करी तब वहाँ मैंने आपको बल आघूर्ण निकालना सिखाया था। क्या था बल? कि बल गुना दूरी। बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको? एक तो था फोर्स और मल्टीप्लाई में इसकी डिस्टेंस थी, कितने डिस्टेंस पर फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो बल क्या है हमारे पास? जैसे F1 बल है, ठीक है, और इस बॉडी की डिस्टेंस हमने मान ली क्या है? R है, तो बल का आघूर्ण कितना निकल जाएगा? F डॉट R। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, F1 लिया तो F1 कर लेंगे बल, क्योंकि बल तो सेम ही है, एक ही सेम ही फोर्स इसी बॉडी के ऊपर सेम फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो उस बॉडी को संतुलन में रख रहे हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण निकालना हो हमें मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, तो मूवमेंट का मतलब होता है बल आघूर्ण, तो मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट लाइन। ठीक है, तो अगर हमने लाइन के लिए निकाला तो कोई एक लाइन जैसे हमने AB ले रखी है, इसको हमने बॉडी भी मान सकते हैं, उसके ऊपर एक फोर्स F1 लगा हुआ, वो सेम फोर्स उस बॉडी को संतुलन की अवस्था में रखेगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कि बॉडी की लेंथ क्या है, कितनी दूरी पर लग रहे हैं दोनों फोर्स एक दूसरे से? F1, ये मतलब ये डिस्टेंस मैंने मान ली R, कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है एक यहाँ लग रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल R है मान ली मैंने। तो बल आघूर्ण कितना निकल जाएगा? बल गुना दूरी, यानी फोर्स मल्टीप्लाई में, जो फोर्स तो सेम ही है F1 रखो, मल्टीप्लाई में उसकी दूरी। तो इस तरीके से निकाला जाता है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट लाइन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ए कपल भी इसी को ही बोलते हैं। कपल मतलब बल युग्म। ठीक है, बल युग्म मतलब इन दोनों बलों को जो युग्म को हमने बल युग्म बोल देते हैं, और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट लाइन के लिए बल आघूर्ण निकाला जाता है, वैसे निकाला जाता है। तो ये तो सिंपल सी कंडीशंस थी। ठीक है, ये बेसिक सब पहले भी पढ़ चुके हैं, वही इसमें यूज आने वाली है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जनरल कंडीशन पढ़ने वाले हैं हम इक्विलिब्रियम की, मतलब संतुलित अवस्था की। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। इसकी जनरल कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इस पे शायद क्वेश्चन भी है इसके अंदर। जनरल कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कहने का मतलब ये है कि वो अगर कोई पिंड अगर साम्यावस्था में है तो उसकी कंडीशन क्या है? कोई भी बॉडी है या कुछ भी दे रखा है, ठीक है, वो अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था होती है, अगर वो साम्यावस्था की पोजीशन के अंदर किस केस के अंदर होता है, किस शर्त के अंदर होता है वो कंडीशन। ठीक है, वो केस क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि अगर निर्देशीय अक्षों के जो वियोजित भाग होते हैं,
ये जैसे अपने निर्देशीय अक्ष हैं, ठीक है, इनके अपने वियोजित भाग मानते थे x1 x2, ठीक है, और इसी तरीके से y1 एंड y2 मानते थे। वो बोल रहे हैं इनके वियोजित भागों का जो अलग अलग मान है वो भी शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स लग रही है तो उनके अलग अलग वियोजित भागों का योग भी उनके अलग अलग वियोजित भागों का योग भी अलग अलग शून्य होना चाहिए, उनके आघूर्णों का योग भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब ये केस आपको ऐसे अलग चीज ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि केस क्या है कि बल निकाय के निर्देशीय अक्षों के समांतर वियोजित भागों का योग अलग अलग शून्य होना चाहिए। अलग अलग का मतलब x अक्ष के अंदर जितने वियोजित भाग है उनका योग शून्य होना चाहिए, y अक्ष के अंदर जितने वियोजित भाग है उनका योग शून्य होना चाहिए, z अक्ष के अंदर जितने वियोजित भाग है उनका योग शून्य होना चाहिए। मतलब तीनों का अलग अलग शून्य होना चाहिए, ठीक है। तथा उनके परित बल आघूर्णों का योग भी, उनके तीनों के परित बल आघूर्ण भी तो निकलेंगे। मैंने आपको बल आघूर्ण निकाला बहुत पहले सिखा चुकी हूँ, वैसे निकालना है। उनके परित बल आघूर्णों का योग भी अलग अलग शून्य होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग शून्य होना चाहिए। समझ में आई बात? ये अगर जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछी जाती है एग्जाम्स में, सिर्फ नाम से पूछी जाती है कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि निर्देशीय अक्षों के समांतर जितने वियोजित भाग है उनका जो योग है वो अलग अलग शून्य होना चाहिए, यानी x y z के तीनों के लिए अलग अलग शून्य होना चाहिए। और उनके परित जो भी बल आघूर्ण है उनका योग भी क्या होना चाहिए, जैसे x अक्ष के अंदर बल आघूर्ण जीवन है तो जीवन के ऊपर जितने भी बल आघूर्ण है, ठीक है, वो सारे के सारे शून्य होने चाहिए। इस तरीके से G2 और G3, ठीक है। तो इसको अगर अपने लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, वो जैसे इनका परिणामी है बलों का परिणामी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऊपर ये कब होगा, जब x बराबर y बराबर z तीनों ही क्या हो, 0 हो। कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z ये क्या है, x y z अक्षों के अंदर वियोजित भागों के घटक है, ठीक है। तो इनका अलग अलग योग भी शून्य होगा, और कब, जब r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसी तरीके से करते हैं। और बल आघूर्ण की बात करते हैं तो बल आघूर्ण क्या होता है हमारा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारे पास त्रिकोणीय होती है। तो ये कब होगा, वो बोल रहा है जब l ये जो त्रिकोणीय है l m n ये भी क्या हो बराबर 0 हो, तो g स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। r स्क्वायर बराबर ये होता है और g स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, ये आगे क्वेश्चंस में यूज आएंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। जनरल कंडीशन याद रखनी है, या चीज पूछी जाती है कि जनरल कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की। कोई भी पिंड अगर साम्यावस्था में है तो उसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वो साम्यावस्था में रहे, तो ये शर्त है उसकी, ठीक है। तो ये है। अभी नेक्स्ट जो करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये तो हमेशा पूछी ही जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रेंज की। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी रेंज, इसको हिंदी में भी रेंज ही बोला जाता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझना। अब जैसे अपने मूवमेंट ऑफ कपल पढ़ के गए हैं उसी से ही हम इसके अंदर काम करने वाले हैं। जैसे हमने क्या ली, एक बॉडी ले ली इस तरीके से, ठीक है, ये A1 कोई बॉडी है, ठीक है, ये A2 बॉडी है। इसी तरीके से काफी सारी बॉडीज मैंने ले ली इसके अंदर, A3 A4, और ये मैंने किसी एक निकाय के अंदर ले ली। ये सारे निकाय है मेरे पास, ठीक है। इस निकाय के अंदर मैंने काफी सारी बॉडीज ले ली, A1 A2 A3, काफी सारी हो सकती हैं। मैंने सिर्फ ये 4 लेके दिखाई है आपको। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने A1 और A2 को इस तरीके से ज्वाइन करवा दिया और मैं फोर्स लगा रही हूँ क्योंकि फोर्स लगने वाले एक दूसरे के सापेक्ष लगने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पे लगा दी है, इसको AR मान लो आप, ठीक है, इसको मान लो आप AR। अगर एक फोर्स अगर इसकी तरफ लग रहा है F2, तो इसको संतुलन में रखने के लिए एक फोर्स माइनस का F2 इसके नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है लगेगा। इसी तरीके से मैं अगर इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, ये तो एक फोर्स अगर इस तरीके से लग रहा है F4 लग रहा है, तो इस फोर्स को संतुलन में, अगर ये ऐसे लग रहा है तो ये इस बॉडी के ऊपर इस तरीके से लगना चाहिए माइनस का F4। ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये AR के सापेक्ष में सारी बॉडीज को के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इन दोनों पर लाइन लगा दी, ठीक है, मतलब लाइन के अंदर निकालते हैं अपन फोर्सेस, ठीक है। और ये मैं मान लेती हूँ ये बॉडी है,
तो अब इसके अंदर A2 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F2, तो इसको संतुलन में लाने के लिए AR के ऊपर नीचे की तरफ उसके जस्ट अपोजिट माइनस का F2 फोर्स लगेगा। इसी तरीके से मैंने AR और F4 को ज्वाइन करा दिया, तो एक फोर्स मैं बोल रही हूँ माइनस का F4 इधर की ओर लग रहा है, तो इसको संतुलन में लाने के लिए एक फोर्स इसका जस्ट अपोजिट माइनस का F4 इधर लगेगा। तो इस तरीके से काफी सारी बॉडीज के लिए मैं ऐसे फोर्सेस निकाल सकती हूँ। अब मैं बात सिर्फ इन दोनों की कर रही हूँ, ठीक है। अभी बात है सिर्फ इन दोनों की निकल, अब ये दोनों दो फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स आपको एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समावस्था में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दो फोर्सों का कोई परिणाम भी तो निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक बॉडी के ऊपर कोई दो फोर्स काम कर रहे हैं तो उन दोनों को फोर्सेस का परिणामी भी वहां पर हमेशा मौजूद होता है, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि F2 और ये वाले इन दोनों का जो परिणामी है वो कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर है। कहाँ है, ये इसका परिणामी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं काफी सारे अगर मैं फोर्सेस लगाऊंगी, सबके परिणामी मैं मान रही हूँ इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये सारे के सारे परिणामी का बिंदु पथ है, ठीक है। ये क्या है, परिणामी का बिंदु पथ है। तो मैं अब देखो जैसे जैसे फोर्स लगा रहे थे परिणामी इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं क्या मान रही हूँ, इसका जो परिणाम की दिशा है वो क्या है, R इस साइड में है, ठीक है। जैसे जैसे फोर्सेस का मैं परिणामी निकालते जा रही हूँ, सारे फोर्सेस का मैं परिणामी निकालते जा रही हूँ, जितने फोर्स जितनी बॉडीज पे लग रहे हैं, ठीक है, उनको जो परिणामी निकालती जा रही हूँ वो इसी लाइन के ऊपर लग रहा है। मैं अब ये आगे ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब परिणामी की दिशा उस दिशा में जा रही है, समझ लो। तो मैंने काफी सारी बॉडीज का परिणामी निकाला, ये निकाल लिया। अब बात आती है रेंज की, ठीक है। तो रेंज क्या बोलता है, जब हमारा कपल ऑफ मूवमेंट मतलब ये जो बल आघूर्ण है, ठीक है, बल आघूर्ण की दिशा मतलब ये जो दिशा है ये वाली, तो और जो परिणामी है दोनों की दिशा अगर सेम हो, एक ही दिशा में हो, तो फिर इस तरीके के निकाय को अपने क्या बोल देंगे, रेंज। निकाय मतलब इस जो बाहर वाला निकाय है इसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। कब, जब कपल ऑफ मूवमेंट मतलब बल आघूर्ण, कपल ऑफ मूवमेंट तथा परिणामी, ऑब्वियस सी बात है कपल है, कपल है इसका मतलब फोर्सेस का दो फोर्सेस लग रहे हैं, बल युग्म है, दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस का कोई ना कोई परिणामी भी तो होगा। तो वो बोल रहे हैं कि उसका जो परिणामी और जो कपल ऑफ मूवमेंट है बल आघूर्ण और परिणामी की दिशा समान हो, तो इस प्रकार के निकाय को रेंज बोलते हैं। तो इस प्रकार के निकाय को रेंज कहते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन होगी रेंज की, क्लियर। कि अगर ये मैंने दो बॉडीज ली है, मतलब काफी सारी बॉडीज ली है, मैंने सब काम दो बॉडीज के ऊपर पहले करके दिखाया आपको कि इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का परिणामी भी होगा। मैंने इस बॉडी ले ली, इसका परिणामी मैंने मान लिया इसी लाइन पे, इसी तरीके से कोई अदर बॉडी ले ली, उसका परिणामी मैंने मान लिया इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं सारे के सारे। तो परिणामी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो परिणामी की दिशा और जो हमारा बल आघूर्ण की दिशा थी ये वाली दिशा, ठीक है, ये जो r डिस्टेंस वाली है वो भी मैंने मान ली कि इसी दिशा में है। तो वो बोल रहे हैं कि बल आघूर्ण और परिणामी दोनों की दिशा अगर एक ही हो, समान हो, तो इस तरीके के पूरे निकाय को अपने क्या बोलते थे, वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। ये तो होगी हमारी पहली डेफिनेशन रेंज की। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर सेकंड, वो इसी से समझना हमें, इसी डायग्राम से, तो मैं यही लिख रही हूँ। इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है, पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस, केंद्रीय अक्ष बोल देते ज्यादा इसको, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस, अब सेंट्रल एक्सिस क्या बोलते हैं, वो जो परिणामी, वो जो बिंदुपथ है ना हमारे पास, ये परिणामी थे सारे के सारे, ठीक है। तो ये परिणामियों का बिंदुपथ क्या है, ये लाइन। अब परिणामी के बिंदुपथ से हमारे पास ये वाली जो लाइन बनी है, ये वाली, इस लाइन को ही हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल एक्सिस है। समझ रहे हो कि परिणामियों के बिंदुपथ क्या लिख देंगे कि बलों के परिणामी के बिंदुपथ को, लोकस को, बिंदुपथ को ही सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, या पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, मतलब समझ में आएगा। उसी डायग्राम के अंदर मैंने क्लियर कर दिया है कि परिणामियों का जो बिंदुपथ इस तरीके से चलता रहेगा, बिंदुओं को अगर मैंने ज्वाइन कर देते एक रेखा मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, एक बिंदुओं का बिंदुपथ मिल जाएगा, ठीक है। तो उन परिणामी के बिंदुओं के बिंदुपथ को ही क्या बोल देंगे, परिणामी के बिंदुपथ को ही क्या बोल देंगे हम, सेंट्रल एक्सिस। या परिणामी के बिंदुओं के जो बिंदुपथ होंगे उनको हम
सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, कोई अक्ष मिलेगी हम, ये मैंने बना दिया लाइन, देखो इसी लाइन को क्या बोल देते हैं, ये इसी लाइन को क्या बोल देते हैं हम, सेंट्रल एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस हो गया, रेंज हो गया। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंटेंसिटी, तीव्रता। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन है इंटेंसिटी की। मतलब तीव्रता की डेफिनेशन है। ठीक है, तीव्रता क्या बोलती है यहाँ पर, वो बोल रहे कि अगर आपका जो परिणामी है वो उसका जो मोड है वो वापस से परिणामी r के बराबर आ जाए, कि परिणामी का जो मापांक ले लिए वो अगर r के बराबर में आ जाए, ठीक है, तो हम इस r को क्या बोल देंगे, तीव्रता बोल देंगे। समझ लो, उस परिणामी को ही तीव्रता कब बोलते हैं, जब वो उसका जो अगर मोड करे अपन वो वापस से उसी r के बराबर में आ जाए। तो सिंपल सी डेफिनेशन ही, ज्यादा नहीं पूछी जाती है, आपको केस ध्यान रखना है कि मोड ऑफ r इज इक्वल टू r, तो उस केस के अंदर r को अपने क्या बोल देंगे, तीव्रता बोल देंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, इतना खास काम नहीं है इसमें। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पिच की। ठीक है, पिच, हिंदी में भी इसको पिच ही बोला जाता है। ठीक है, तो पिच की डेफिनेशन अब देखो, पिच का भी आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, P इज इक्वल टू K अपॉन में R। ठीक है, P इज इक्वल टू K अपॉन में R। K तो हमारा बल का घूर्णन होता है, ठीक है, और R हमारा क्या होता है, परिणामी होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू K अपॉन में R कर देंगे, तो ये P ही हमारी क्या होती है, पिच कहलाती है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पिच का P इज इक्वल टू K अपॉन में R। तो K अपॉन में R में वो बोला K हमारा बल्ला घूर्णन होगा और R हमारा परिणामी होगा, तो उसके अंदर P को हम क्या बोल देंगे, पिच है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्रू की। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती है, फिर भी देख लो। स्क्रू होता है कि जो रेंच है हमारी, रेंच तथा जो हमारी पिच है, ये रेंच और पिच के संयुक्त रूप को, यानी दोनों को मिलाकर के कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देंगे, स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी रेंच है और पिच है, इनको संयुक्त रूप में क्या बोल देंगे, स्क्रू। क्लियर, ये डेफिनेशन है सारी की सारी, क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से। और ये डेफिनेशन काम आने वाली है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में सारी रेंच पिच ये सब पूछा जाता है कि रेंच इसकी फाइंड करो, इसका पिच फाइंड करो, तो वो फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। डेफिनेशन नहीं आएगी फिर अपने क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ये वो इसका डायग्राम है, ये बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल कैसे ड्रॉ करते हैं। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब है कि दो फोर्सेस है, बल युग्म है, वो एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, एक दूसरे को इस तरीके से लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि वो बॉडी को साम्यावस्था के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं। अब दो फोर्स लग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, किसी बॉडी पर अगर दो फोर्स लगते हैं हमेशा उनका परिणामी काम करता है। ठीक है, वो परिणामी किसी न किसी लाइन पे काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम काफ़ी सारे फोर्सेस को, यानी काफ़ी सारी बॉडीज के ऊपर फोर्सेस लगाते जाएंगे तो ये काम करते रहेंगे, परिणाम मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बॉडी को तो हम रेंच बोल देंगे। बट आप परिणामी निकलते रहेंगे तो परिणामियों से एक बिंदु पथ मिलेगा हमें, जैसे पॉइंट करके मिलता रहेगा, और पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, वो लाइन ही हमारी क्या होती है, सेंट्रल एक्सिस कहलाती है। तो जैसे देखा जाए तो इसकी दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स एंड सेंट्रल एक्सिस एंड रेंच की। फिर भी मैंने तीव्रता वगैरह करवा दी है, ये पिच और पिच की इंपॉर्टेंट है थोड़ी। ठीक है, पिच के का फॉर्मूला ध्यान रखना, P इक्वल्स टू K अपॉन में, क्योंकि इस पे पिच पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिच फाइंड करो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्क्रू मैंने करवा दी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये केस ही है, ये भी जैसे जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम करवाया मैंने, उसी तरीके से ये एक और केस है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो केस हमें दिया है कि बल निकाय का एकल बल में समानित होने की शर्त है। यानी जो बल निकाय हमें गिवन होता है, बॉडी गिवन होती है, बल निकाय के एकल बल में, ये इंपॉर्टेंट है, एकल बल में समानित होने की शर्त, ये इसकी कंडीशन है, ये पूछी जाती है। ठीक है,
एकाकी बल भी बोला जाता है, कहीं कहीं बुक्स में एकाकी बल भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक ही बात है, ठीक है। तो सिंगल फोर्स है, एकाकी बल है, ये सब एक ही बात होती है, ठीक है। तो बल ने कहा कि एकल बल में समानित होने की शर्त है, वो सीधी सी शर्त है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैपिटल L, कैपिटल X, कैपिटल M, कैपिटल Y, कैपिटल N, कैपिटल Z इज इक्वल्स टू 0। और मैं आपको बता चुकी हूँ कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z क्या होते हैं, निर्देशीय अक्षों के समांतर वियोजित घटकों के योग होते हैं, ठीक है। कैपिटल X क्या होते हैं, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z क्या होते हैं, निर्देशीय अक्षों के समांतर वियोजित भागों के घटकों के योग होते हैं, ठीक है। और जो LMN होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये बल आघूर्ण होते हैं। LMN क्या होते हैं, बल आघूर्ण होते हैं। तो LMN तो बल आघूर्ण होते हैं किन के लिए, एक्स वाई जेड अक्ष के लिए, जैसे एक्स वाई जेड एक्स अक्ष के लिए मैं ले रही हूँ बल आघूर्ण L है, ठीक है। उसी तरीके से M है, उसी तरीके से M है। तो इसी तरीके से सारी चीजें कंडीशन ध्यान बोल रहा है कि इनका अगर LX, MY और NZ इनका योग अगर शून्य हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉडी हमें दे रखी है वो एकाकी बल में समानित हो रही है। अगर इनका योग शून्य मिल जाए तो बॉडी एकाकी बल में समानित हो रही है, अगर नहीं मिले तो बॉडी एकाकी बल में समानित नहीं हो रही है। तो ये आपको केस ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसी पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद ही रखनी है। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। मैं इसकी इक्वेशन लिख रही हूँ पहले, फिर इसके बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे। इक्वेशन है कैपिटल L माइनस स्मॉल y कैपिटल Z प्लस स्मॉल z कैपिटल Y, ठीक है, अपॉन में कैपिटल X बराबर में कैपिटल M माइनस स्मॉल z कैपिटल X प्लस कैपिटल Z स्मॉल x, ठीक है, अपॉन में कैपिटल Y, ठीक है। इधर कैपिटल N माइनस स्मॉल x कैपिटल Y प्लस स्मॉल y कैपिटल X अपॉन में Z और बराबर इसका आ जाएगा रेंज का पिच यानी K अपॉन में R। K अपॉन में R आपको पता है क्या होता है, ये पिच ही होता है। तो वैसे सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन अगर पूछी जाए डायरेक्ट फिर तो हमें ये तीन चीजें तक करके यहाँ तक हमें सॉल्व कर लेना है। बाई चांस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पिच भी पूछी गई है तब आपको ये चारों चीजें बराबर में रखनी है। अगर पिच नहीं पूछी गई है क्वेश्चन में फिर हम अपना फॉर्मूला यहाँ तक ही रखेंगे, फिर अपना फॉर्मूला हम यहाँ तक ही रखेंगे। अगर हमसे पिच भी पूछी गई क्वेश्चन के सेंट्रल एक्सिस के साथ साथ आपको पिच भी ध्यान रखनी है या फाइंड करनी है, तब आप इक्वल में K अपॉन में R लेके चलोगे। K अपॉन में R आपको मैंने बताया P इज इक्वल टू K अपॉन में R यानी पिच का फॉर्मूला होता है जो कि इसी के इक्वल में होता है। अब बात आती है कि ये कैपिटल M कैपिटल Y और ये फाइंड कैसे करने की, तो आपको पता है कि LMN और XYZ क्या होता है, अभी जस्ट बता के गई हूँ कि XYZ हमारा क्या होता है कि जो भी निर्देशीय अक्ष दे रखे हैं उनके समांतर वियोजित घटकों के भागों के योग होते हैं। बट जो LMN होते हैं वो मैंने बताया कि बल आघूर्ण, मतलब इनको फाइंड कैसे करना है। तो हम क्या करें, LMN को सबसे पहले देखते हैं कि फाइंड कैसे करना है। अब इनके ये फॉर्मूलाज है, आपको ये भी ध्यान रखने हैं डायरेक्ट, ठीक है। स्मॉल y जो भी कैपिटल Z है या स्मॉल z है कुछ भी है, इनका कैपिटल और स्मॉल का पूरा ध्यान रखना है किस तरीके से। तो L हमें फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्मॉल y कैपिटल Z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल Y1, ठीक है। ये होता है L फाइंड करने का। अब यहाँ पे मैंने सिग्मा क्यों लगाया आगे कि इसी फॉर्म में चलता रहेगा। अब अगर कितने फोर्स दे रखे हैं वो ध्यान रखना। अगर बॉडी में 3 फोर्स दे रखे हैं तो इसके प्लस में स्मॉल y2 कैपिटल Z2 प्लस प्लस करके और स्मॉल y3 कैपिटल Z3 तक ये काम चलेगा, यानी 3 तक काम चलेगा, यानी ये चीज 3 बार लिखी जाएगी प्लस में, ठीक है। अगर 4 फोर्स दे रखे हैं तो 4 बार लिखी जाएगी प्लस में, इसलिए सिग्मा लिखाया हुआ मैंने इस तरीके से, यानी ब्रैकेट वाली फॉर्म 2 में लिखी जाएगी फिर 3 में लिखी जाएगी। तो L फाइंड करने का फॉर्मूला स्मॉल y कैपिटल स्मॉल y1 कैपिटल Z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल y1, ये तो L फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब फाइंड करना है हमें कैपिटल M। तो M फाइंड करने का फॉर्मूला है कि सिग्मा में स्मॉल z1 कैपिटल x1, ठीक है, माइनस स्मॉल x1 कैपिटल z1, ठीक है। ये कैपिटल M फाइंड करने का फॉर्मूला, ये भी सेम है, सिग्मा लगाया होगा मैंने। अगर 3 फोर्स है तो 3 बार लिखना पड़ेगा इसको, स्मॉल z2 कैपिटल x2 माइनस स्मॉल x2 कैपिटल z2 प्लस स्मॉल z3 कैपिटल x3 माइनस स्मॉल x3 कैपिटल z3।
ठीक है, इस तरीके से m फाइंड कर लेना है। और ये स्मॉल z, अगर स्मॉल z1 पहले आ रहा है कैपिटल X1 तो ये पहले ही यानी एज इट इज ही याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, अब हमें क्या फाइंड करना है n। तो n फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्मॉल x1 कैपिटल Y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल X1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कैपिटल N फाइंड करने का। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं घबराओ मत, आपको सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, इसी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो LMN का फॉर्मूला ध्यान रखना है, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन भी एक्सिस आपको याद रखनी है। ये तो हो गया LMN। अब हमें निकालना है कैपिटल X कैपिटल Y एंड कैपिटल Z। ये तो होते हैं हमारे LMN बल्ला घूर्णों के लिए, क्योंकि बल्ला घूर्ण होते हैं ना LMN, तो ये बल्ला घूर्णों के लिए मान निकाले अपन। ठीक है, फिर हम क्या निकाल लेते हैं, निर्देशीय अक्षों के वियोजित घटक निकालने होते हैं। तो जब निर्देशीय अक्षों के निकालने, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फिर OX के अनुदिश निकालते हैं। OX के अनुदिश जो वियोजित घटक होते हैं उसको अपने क्या मानते हैं, कैपिटल X होता है। तो कैपिटल X का मतलब, अब कैपिटल X के अंदर सारे के सारे वियोजित भाग आ जाते हैं, x1 x2 x3 x4 xn तक जितना चलता है। ठीक है, तो OX के अनुदिश जब निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो OX के अनुदिश वियोजित घटक कैपिटल X होता है। कैपिटल X मान लिया कि कैपिटल X सारे के सारे वियोजित घटकों का योग है। तो सिग्मा x1 का मतलब क्या है, x1 + x2 + x3, जितने फोर्स दे रखे हैं उतनी बार ही जोड़ना है। ठीक है, फिर हम करते हैं OY के अनुदिश, यानी OY अक्ष के अनुदिश सारे वियोजित घटकों का योग मान लिया कैपिटल Y है। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा y1, यानी y1 + y2 + y3 चलता रहेगा। ठीक है, फिर है हमारा OZ के अनुदिश यानी कैपिटल Z, तो उसको मैं लिख सकती हूँ सिग्मा z1 + z2 + z3 + z4 जितना चलेगा, यानी सिग्मा z1। यानी एक बार तो हम इस तरीके से लिखते हैं, हमें डिपेंड करता है कि फोर्सेस अगर 4 फोर्सेस की बने तो z4 तक जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीजें निकाल लेनी है, कैपिटल N ठीक है, LMN की वैल्यू निकाल लेनी है और XYZ की वैल्यू निकाल लेनी है। ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल करके हम यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो पुट कर देना हमें सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन के अंदर, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन। इस तरीके से LMN फाइंड किए जाते हैं। कैपिटल X में बिल्कुल ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर मैं दोबारा ये चीजें नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो आपको सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन याद होनी चाहिए, LMN कैसे निकालना है ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, XYZ के फॉर्मूला ध्यान होने चाहिए। अब ये x1 y1 z1 क्या होता है ये मैं क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगी। होते तो एक तरीके से क्या होते हैं, ये बल गुना उसकी दिक्कोजाएं होती है। ये जो होते हैं x1 y1 z1 बल गुना उनकी दिक्कोजाएं होती है। तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी उसके अंदर मैं क्लियर कर दूंगी कि ये होते क्या है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब नेक्स्ट एक और आता है शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है, ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, शून्य विक्षेप की स्थिति फाइंड करनी होती है क्वेश्चन के अंदर, शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए आपको कोई अगर प्लेन दिया गया है, ठीक है, समतल दिया गया है, क्या, स्मॉल lx my + mz = 0, ये स्मॉल है। ठीक है, ये आपको अगर एक प्लेन दिया गया है तो इस प्लेन के लिए हम क्या कर देंगे, तो शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण वो इस तरीके से लिखा जाता है कि शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण, आपको ये भी एज इट इज ही ध्यान रखना है। ये जो शून्य आघूर्ण समतल का मैं समीकरण बना रही हूँ ये आपको एज इट इज ही ध्यान रखना है। वो होता है स्मॉल x कैपिटल L माइनस स्मॉल g कैपिटल Z स्मॉल y कैपिटल Y। ठीक है, प्लस स्मॉल y बाहर कैपिटल M माइनस स्मॉल h कैपिटल X प्लस fz यानी स्मॉल f कैपिटल Z। ठीक है, प्लस में स्मॉल z कैपिटल N माइनस स्मॉल f कैपिटल Y प्लस स्मॉल g कैपिटल X और इसके बराबर में, ठीक है, ये तीनों प्लस में होती है और इसके बराबर में होता है स्मॉल f कैपिटल N प्लस स्मॉल g कैपिटल M और स्मॉल h कैपिटल M, ये होती है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन होती है। अब हमें क्या करना होता है, ये इक्वेशन जो दे रखी है हमारी, इसकी तुलना हमें इससे करनी होती है। तो हम कर देंगे इक्वेशन नंबर, ये हमारी फर्स्ट है। तो ये जो भी प्रोसेस करवा रही है प्रोसेस आपको क्वेश्चन में भी करना है। तो हम कर देंगे, तो समीकरण 1 से इसकी क्या कर दें, तुलना। जब इसकी समीकरण नंबर 1 से अगर हम तुलना कर देंगे
तो देखिए क्या मिलता है हमें, ये भी x का कोएफिशिएंट है, ये भी x का कोएफिशिएंट है, तो इसके अपॉन में आ जाएगा स्मॉल l, ठीक है। तो इसके अपॉन में आ जाएगा x, ये भी x का कोएफिशिएंट, ये है x का कोएफिशिएंट यहाँ स्मॉल l है, तो स्मॉल l माइनस gz प्लस स्मॉल y कैपिटल Y, इसके अपॉन में आ जाएगा l, ठीक है, बराबर कैपिटल F माइनस hx प्लस fz अपॉन में कितना आ जाएगा स्मॉल l, ठीक है। फिर बराबर के अंदर n माइनस fy प्लस gx अपॉन में कितना आ जाएगा n स्मॉल l, ठीक है। फिर बराबर के अंदर सॉरी यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन तो 0 नहीं होता 1 होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ये हो गया हमारे पास fl प्लस gm प्लस hl, ठीक है, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 1। तो ये भी क्वेश्चन जब करोगे तभी हमें समतल की इक्वेशन गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना। फिर जो भी समतल की इक्वेशन होगी उसकी तुलना ये जो आपको याद रखनी है इससे करनी है, ठीक है। इससे आपको तुलना कर देंगे तो यहाँ से इसके जो भी कोएफिशिएंट है उसकी तुलना के अपॉन में आ जाएंगे। यहाँ पे एल एम एल की कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी 1 2 3 4 कुछ भी, तो आपको रख देनी है। फिर हमें क्या करना है इसके अंदर, यहाँ से इससे हम क्या कर देंगे एफ जी एच का हल करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इन जो भी हमारे पास इक्वेशन मिली है इनमें से कोई दो पार्ट उठा के एक दूसरे के बराबर में रख लेंगे, ठीक है। बराबर में रखकर हम तुलना करके, जैसे मैं जा रही हूँ मेरे को एफ का मान निकालना, तो मैं क्या करूंगी, जैसे एफ के मान के लिए मैं कोई दो पार्ट ऐसे उठाऊंगी जिसमें एफ आ रहा हो, जैसे ये इन दो पार्ट्स में एफ आ रहा है, तो मैं इन दोनों को बराबर में रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगी, वहां से मेरे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। ये मेन काम है क्या करना है, एफ जी एच फाइंड करना होता है, ठीक है। एफ जी एच क्या करना होता है, फाइंड करना। अब तीनों के जो भी मान आएंगे वो तीनों के मान ही हमारे क्या होते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। जो भी एफ जी एच आएंगे, अब हमें शून्य विक्षेप की स्थिति क्या करनी होती है, तो ये सारा क्वेश्चन तो करना ही करना, हमें समतल की इक्वेशन गिवन होगी, ये आपको याद रखनी है समतल की इक्वेशन, ठीक है। फिर ये जो इक्वेशन याद रखनी है इसकी तुलना आपको जो भी हमें गिवन होगी, ठीक है, उससे आपको तुलना करके आपके पास ये 4 समीकरणें बनेगी, फिर दो के जोड़े बना करके आप एफ जी एच की वैल्यू निकाल लोगे। एफ जी एच की जो भी वैल्यू आएगी वही आपको क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति के निर्देशांक होते हैं। बस वहां तक क्वेश्चन करना होता है आपको शून्य विक्षेप की स्थिति का। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब बच गए हैं सेंट्रल एक्सिस के हमारे क्वेश्चंस, तो कल से हम आएंगे इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने तभी आप क्वेश्चन समझ पाओगे, वरना आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है उसमें, बिना इसके फॉर्मूलाज के तो कुछ है ही नहीं। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।